नमस्कार। देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। ये जो कल एक बिल लेके आए हैं, जो सीईसी और ये जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन प्रोसीजर पे बेस्ड है। ऑब्वियसली ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की रूलिंग है, बताइए 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की रूलिंग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई इसमें एक पैनल उन्होंने फॉर्म कर दिया। और उसका देखिए बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड ये था कि भाई इसमें जो है चुन के जो लोग आते हैं उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसका भी मन करता है, जो इनको सूट करता है, जो इनके लिए काम करेगा, या जो रिटायरिंग मेंबर्स होते हैं या उन्हीं को ये चुन लेते हैं और अपने हिसाब से ये जो है इलेक्शन प्रोसीजर में मैनिपुलेशंस करते हैं। कोर्ट वाज अपरेंटली कन्विंस्ड अबाउट दिस और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आर्बिट्री प्रोसीजर है। तो इसके लिए हम एक सिलेक्शन प्रोसीजर ले डाउन कर दे रहे हैं, जिसमें अ पैनल कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, opposition leader and prime minister of the country will form a panel together and they will choose out of the deserving, जो भी selected list होगी उसमें से choose करेंगे। और CBI का भी ऐसे ही होता है, ठीक है। CBI डायरेक्टर का भी वैसे ही होता है। अब ये भाई लोग ने कल एक वो ले आए उठा करके बीजेपी वाले। अब देखिए इन्होंने पहले मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये क्या अमेंडमेंट ला रहे हैं या क्या बिल है। बेसिकली पहले तो कुछ था भी नहीं। अब इसमें इन्होंने कर दिया प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर तो वही रहेगा, मतलब जो अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है, जो बिगेस्ट रूलिंग उसमें पार्टी का होता है, जिसके ज़्यादा मेंबर्स होते हैं वो। और तीसरा एक यूनियन मिनिस्टर को ही रहेगा, जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। अब अपरेंटली देखने से ही बिल्कुल ये लग रहा है कि आपने चीफ जस्टिस को उसमें से हटा दिया और आप 2 जने ऐसे आ गए जो अपना मनमानी करेंगे। अब ऑपोजिशन का एक लीडर रहेगा तो वो क्या बोल पाएगा भाई, ठीक है। और जिस तरीके से बीजेपी की हिस्ट्री रही है टू इंटरफियर विद इंस्टीट्यूशंस, खुलेआम भी, पीठ पीछे भी, और सारी इंस्टीट्यूशन, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट सब इंस्टीट्यूशन, कोई बचा नहीं है, वो तो साफ दिख रहा है। तो भैया ऐसे सिनारियों में आप एक सोचा समझा जजमेंट है उसको, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, और उसका रेशियो मैंने बता दिया कि उसकी सेंटिमेंट क्या थी, उसके लिए आप ऐसा बिल कैसे ला सकते हैं। और उसमें एक लाइन ऑब्वियसली उन्होंने लिखा दी कि जिसका मेंशन करना ज़रूरी है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि टिल द टाइम पार्लियामेंट एनैक्ट्स अ लॉ। अब देखिए 2 बातें हैं, या तो आप जो ये लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया इसी को एनैक्ट कर लो और आप कुछ मत करो। मगर अगर आप कोई लॉ ला भी रहे हो तो आप उसमें माइनर फेरबदल कर सकते हो कि हाँ भाई उसका टर्म क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यू कांट गो अगेंस्ट द सेंटिमेंट ना। आप उसके मतलब सेंटिमेंट के खिलाफ तो जा नहीं सकते। यू कांट गो अगेंस्ट द टेनर ऑफ द डिसीजन। द टोन एंड द टेनर ऑफ द डिसीजन हैज़ टू रिमेन द सेम। तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तो आपने CGI को ही हटा दिया। भाई CGI विल ब्रिंग अ बैलेंस between the opposition leader and the prime minister। मानी भी बात है, ये गवर्नमेंट इनिशिएट करती है और प्राइम मिनिस्टर इज बिहाइंड ऑल दिस। अब वो अपना ही यूनियन मिनिस्टर खड़ा कर देगा अगर, तो उसमें से क्या रह जाएगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द बैलेंसिंग फैक्टर, ठीक है, कि भाई ऐसा भी ना हो कि बस मतलब कोई है तो। और अब मेरिट विल बी ऑलवेज बी अ क्राइटेरिया। आई एम श्योर कि विद चीफ जस्टिस लाइक द प्रेजेंट वन, उसमें आप धांधलेबाजी तो कर भी नहीं सकते। तो ये जो है ना, यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सीधी सी बात ये है, क्योंकि इट मे नॉट बी कंसर्न विद फंडामेंटल राइट्स, मगर इट इज़ ऑब्वियसली कंसर्न विद द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर इज़ कि, एंड
इट इज़ एक्चुअली कंसर्न विद दैट बिकॉज माई राइट टू वोट, ठीक है, दैट इज़ बीइंग अफेक्टेड. अगर मेरा राइट टू वोट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑफ माई चॉइस इज़ अफेक्टेड बाय ऑल दिस प्रोसीजर, बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि आई फाइंड द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन मेंबर्स टू बी बायस्ड. हम ये कह रहे हैं, ठीक है. कोर्ट के सामने हमने ये बात कही कि हमें लगता है ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है एंड इट गिव्स द प्राइम मिनिस्टर powers to select anyone of his choice who will not be good for the conduct of elections, और हमारे राइट ऑफ वोट को अफेक्ट करेगा अगर उसमें ज़रा से भी धांधली हुई. अब अगर आप ये कोर्ट ने जजमेंट अकॉर्डिंगली पास किया, तो अब आप जब भी अगर कोई लॉ, पहली बात तो बनाने की ज़रूरत थी नहीं, या बनाते भी तो उसी को आप मतलब वो कर सकते थे, सॉलिडिफाई कर सकते थे, या उसी को अफर्म करते हुए बनाना ही पड़ता आपको. तो उनका जब ये लाइन लिखा रहे थे तो उनका मतलब ये था कि एज एंड व्हेन इफ़ यू पास अ लॉ इट शुड बी इन कन्फर्मिटी विद दिस जजमेंट. इसका ये मतलब थोड़ी ना कि भैया आप जजमेंट को ही पलट दोगे. एंड फॉर व्हाट रीज़न? पहली बात तो यही है ना, इसके पहले तो कोई प्रोसीजर था ही नहीं. जिसका मन करता था बुला करके भैया आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ. तो ये पहली अनैमली तो यही है. मतलब यू कांट fiddle around with the basic structure of the constitution, and directly or indirectly it affects the basic structure of the constitution. I mean those are my feelings. और इसके लिए I rely upon the केसवान एंड भारती केस, जिसमें majority opinion ये था कि there are certain principles within the framework of the Indian Constitution which forms its basic structure. These principles are inviolable and cannot be amended by the parliament. तो हम ये कह रहे हैं कि it basically affects the basic structure of the constitution because it affects my right to vote because of the fact which I have explained earlier कि ये अगर इलेक्शन जो मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूशन है अगर वो गलत तरीके से हो रही है, बायस तरीके से हो रही है, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन. तो इसको देखना पड़ेगा. तो मैं ये चाहता हूँ कि भैया ऐसा ड्रकोनियन बिल अगर कोई लेके आ रही तो पहली बात तो इसको, और इन्होंने राज्यसभा में जानबूझ के पहले रखा क्योंकि लोकसभा में तो भैया इनकी बिल्कुल मेजॉरिटी पास हो ही जाएगा. तो राज्यसभा में पहली बात तो इस पर डिस्कशन अच्छे से होना चाहिए. यू शुड अपोज इट एट एवरी स्टेप. देन यू शुड हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्टीज़, बिकॉज देखिए इसमें जो पार्टीज़ पिछली दफ़े मिल गई थी बीजेपी के साथ टू सपोर्ट द दिल्ली बिल, उनको भी सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत कदम है एंड दे शुड ऑल गेट टुगेदर और इसको नहीं पास होने देना चाहिए राज्यसभा से. क्योंकि अगर ये गलती से भी वहाँ से पास हो गया तो लाइक ए साइड लोकसभा में तो कोई वो है ही नहीं, इनके लिए प्रॉब्लम ही नहीं, पास हो जाएगा. उसके बाद फिर आपको उसको कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा. कोर्ट में तो आप अभी भी चैलेंज कर सकते हैं. और बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है कि दिस बिल शुड नॉट बी पास्ड और इट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज ले दे के देखिए ये एक हमारे फंडामेंटल राइट की गारंटी है और ये एक सुधार करने का की तरफ कदम था. तो इसको अगर आप इस तरीके से खिलवाड़ करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, या कोई भी ऐसा जजमेंट जो सुधार लाने की कोशिश करता है, तो ये बहुत ही गलत होगा एंड इट शुड नॉट बी अलाउड एट एनी कॉस्ट. उम्मीद है जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सब मिलकर इस पर फैसला करेंगे एंड दे विल नॉट अलाउ इट टू पास इन राज्यसभा एट एनी कॉस्ट. नहीं तो फिर इनको कोर्ट जाना पड़ेगा उसको चैलेंज करने के लिए. जय हिंद, जय भारत.